आइए प्यार दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस बिहार पुलिस कांस्टेबल मैथ्स प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको और आपके माँ दोस्तों प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों और ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो छोटा सा ही बता देता हूं, जो मैं प्रैक्टिस सेट करूं ये मैं आपको मिक्स कराऊंगा और इसमें क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वही वही मिलते जुलते होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादातर रिपीटेड ही होते हैं भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। देखो क्या है कि दो संख्या जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह है संख्या। देखो ये क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि दो संख्या है, ठीक है, और उनका जो योग है इन जोड़ करने पे तो आ रहा 28 और उनको गुणनफल गुना करने पर आ रहा 187, वह संख्या है। तो वो दो संख्या है क्या, और दो संख्या हमको ऑप्शन में दे रखी है। तो कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से ही और गिवन कंडीशन के आधार पे उन नंबर्स को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो ये होना चाहिए कि समय भी कम लगे और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाए दोस्तों। ठीक है, देखो यहां से अब तो देखो पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास योग 28 हो। तो देखो अगर हम दोनों नंबर को जोड़ कर देखते हैं तो 17 और 11 कितना है भाई 28, और 16 और 12 भी 28, और 21 और 7 ये भी 28, और 13 और 15 ये भी 28। यानी कहने का मतलब क्या, सब चार ही ऑप्शन ऐसे सेट कर रखी है जिनका योग 28 ही आ रहा है। पर देखो गुणनफल देखो 187 कितना भाई 187, तो हम गुणनफल चेक कर सकते हैं। और उससे पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट देख लो कि गुणनफल की यूनिट डिजिट है वो 7 है। क्या भाई 7 है। तो क्या ऑप्शन में जो हमारे पास जो नंबर है उनकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं ना। तो आप यहां पे देखेंगे, देखो एक को जब 7 सेकंड तो आएगा 7, ठीक है, यहां पे यूनिट डिजिट आएगी 7। यहां पे देखो 2 छक्के 12 तो यूनिट डिजिट आएगी 2, और यहां पे भाई 3 पंजे 15 तो यूनिट डिजिट आएगी 5, और यहां पे भाई 7 एकम 7। तो देखो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी और बी में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2, पर हमारे गुणनफल में यूनिट डिजिट का भी 7। तो इस आधार पे ये ऑप्शन सी और बी कट जाएगा। अब देखो इन दोनों को प्लॉट करके देख लेते केवल हम। देखो यहां से देख लो 21 सत्ते कितने होता है भाई 147, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना 187। तो देखो 11 को जो 17 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 11 सत्ते 77, और 11 के हम 11 और 7 हासिल का तो ये आ गया 18 भाई। तो देखो गुणनफल करने कितना आ रहा है 187। तो हमारे पास जो ए है दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, योग भी 28 है और गुणनफल भी 187 है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एकदम बिल्कुल। ठीक है भाई, इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना आना चाहिए। या फिर एक तरीका क्या होगा भाई, आप दो नंबर माने एक्स और वाई, उनका योग 28 रखें और उनका जो गुणनफल है एक्स इंटू वाई वो 187 रखें। फिर आप इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक बना के तब सॉल्व करें। तो पर हम उस मेथड पे जाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेस्ट है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है भाई, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास भाई, देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही ना आधा उत्तर होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ध्यान से। देखो हिंदी में देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर पर घंटे ठीक है की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो ये कह रहा है कि मान चलो ये कोई डिस्टेंस कवर करती है कार, ठीक है भाई, एक कार यहां से यहां तक जाती है। सपोज करो ये ए है ये बी है भाई, ए से चल के बी तक जाती है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है बोले तो चाल है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास समय ले रहा है वो ले रहा है टाइम, यानी समय कितना भाई वो हमारे पास 3 घंटे बोले 3 आवर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए, कितना और बढ़ा दिया जाए कि उससे उस स्थान पर पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। यानी कि 3 घंटे तो यहां पे लग रहा है अगर 50 स्पीड से जाते। अगर वो कह रहा है कि यदि हम समय फिक्स कर दें कि हमको केवल 2.5 घंटे में पहुंचना है, जहां पे हम 3 घंटे में जा रहे हैं हमको केवल 2.5 घंटे में पहुंचना, तो हमने चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इनकी चाल पूछ रहा भाई हमसे, चाल पूछ नहीं एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि कितनी चाल बढ़ाई। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछे इसमें चाल क्या होगी, बढ़ी हुई चाल पूछ रहा है कितनी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो भाई, यानी ए से बी जाना यानी डिस्टेंस तो सेम है,
डिस्टेंस तो सेम है। अब एक चीज समझ लेना आप, देखो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, देखो डिस्टेंस नहीं, मैं दूरी यूज करता हूं, ठीक है भाई। दूरी बराबर क्या होता है भाई हमारे पास, स्पीड यानी बोल दो चाल गुना समय, ठीक है भाई। अब देखो जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में यदि हमारे पास दूरी फिक्स हो जाती है, निश्चित हो जाती है, दूरी चेंज नहीं करेंगे, हर बार वही दूरी रहेगी, तो हमारे पास देखो जो चाल और समय में जो मतलब रिलेशन आता है वो क्या था, देखो ये फिक्स हो गया, तो हमारे पास जो चाल बराबर है, चाल बराबर देखो क्या आ जाएगा, 1/, समय यानी 1/, समय आएगा। इसका मतलब पता क्या है कि हमारे पास जो चाल और ये समय, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। मतलब क्या कि अगर हम ये बढ़ाएंगे तो समय को घटाना पड़ेगा, ठीक है, समय घट जाएगा, ठीक है। अगर समय, और देखो यहां इसको लिख देता हूं मैं, समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल, ठीक है। यानी कि बोलने तो कहने का मतलब ये है कि चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा और समय बढ़ाएंगे तो चाल घटेगी, ठीक है, सिंपल ये इसका मतलब है। देखो अब हमारे पास देखो भाई इसमें क्या कह रहा है कि समय दे रखा है, यहां 3 घंटे, यहां 2.5 घंटे, और यहां चाल दे रखे। देखो पहली कंडीशन में जो समय है, पहले देख लो भाई समय कितना ले रहा है वो, देखो जो समय है यहां पे 3 घंटे भाई, 3 आवर, और यहां पर दूसरी कंडीशन कितना भाई, 2.5 घंटे, 1/2, 5 आवर, ठीक है। अब देखो यहां पे रेशो देखे ना, रेशो उल्टा होता है किसका भाई, चाल का। इस रिलेशन से आपको यही समझना, ठीक है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। यानी पहली कंडीशन में 3 घंटे ले तो दूसरी कंडीशन में 2.5 घंटे। अब देखो इसका जो रेशो कितना आएगा, देखो देखो भाई यहां से 3, अब देखो 2.5 का मतलब क्या होता है भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2, तो देखो यहां पे आएगा 5/2, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो यहां आ जाएगा 6, 6:5, 6:5, यानी कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे अगर पहली कंडीशन में 6 घंटे यानी 6 यूनिट समय लग रहा है, तो दूसरी में लगेगा 5 यूनिट, ठीक है। ये क्या एक्चुअल में समय का, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, दोबारा लिख देता हूँ भाई, समय समय का अनुपात है, समय का अनुपात है। यहाँ भी पहले वाले में 6 यूनिट समय लग रहा है, दूसरी वाली कंडीशन लग रहा है 5 यूनिट। अब देखो यदि समय ये है तो चाल क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी जो यहाँ पे समय है वो यहाँ आ जाएगा चाल के लिए, तो यहाँ पे 10 यानी बोले 5, और ये होगी 6, 5 और 6 यानी उल्टी होगी, ध्यान रखने इस बात का, यदि ये फिक्स है दूरी। देखो भैया अब इसका मतलब देखो भाई, तो पहली केस में हमारे पास चाल कितनी है, 5, परंतु हमारे पास क्वेश्चन में कितनी भाई, 50, यानी कहने का मतलब क्या भाई, 5 का मतलब है 50 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, यही तो इसका मतलब हुआ, ठीक है। यहां पे चाल कितनी हुई, 50 किलोमीटर आवर, ठीक है। अब यहां पे देखो 6, अब देखो 5 का मतलब कितना, 50, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 5 मतलब बोल दो, 1 का मतलब हो जाएगा 10, 1 का मतलब क्या होगा 10, ऐसे यहां पे, तो यहां पे जो चाल है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 60, 6×60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझे बात को भाई, यहाँ समय 5 है तो यहाँ पे चाल कितनी है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे पूछ के आराम से कि कितनी, हाँ चाल को कितना बढ़ाया जाए, तो देखो यहाँ 50 है किलोमीटर पर आवर, यहाँ कितने 60 किलोमीटर, तो चाल कितनी बढ़ी है भाई, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से चाल बढ़ी है कितनी हुई, 50 से 60 हुई है, इसका मतलब क्या भाई, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई हमने, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, समझिए बात को। उसने ये नहीं पूछा कि दूसरी केस में चाल क्या होगी, उसने पूछा बढ़ी हुई चाल, कितनी चाल बढ़ाएं, 50 तो रखें, उसमें कितना बढ़ा दें। तो आप देखो 60 लग रहा है तो 50 से 60 करने में 10 बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही इसका, ठीक है भाई। समझे इस बात को, आसान, बस ये समझ लेना जब भी डिस्टेंस सेम हो तो हमारे पास जो चाल और समय का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है, यानी जो हमारे पास जो समय का रेशो वो किसका, चाल का उल्टा हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, उल्टा। 6 से 5 तो ये हो जाएगा 5 से 6, सिंपल इतना, ठीक है। इसके आधार पर हमने कर दिया, ठीक है भाई। अब आइए अगले क्वेश्चन पाओ भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एपी का, किस कौन सी क्लास से, ये 10वीं क्लास से, ठीक है। तो देखो हमारे पास एपी क्या दे रहा है भाई, ये कह रहा कि 11, 7 और 3, ऐसे एपी है कि 15 पदों का योग, 15 पद, यानी बोले 15वां पद कह सकते हैं, है ना, 15वां पद, ठीक है भाई, 15 पदों पदों का योग, यानी यहां से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 ऐसे 15 तक ले जाए और उन सभी नंबर को जोड़े,
तो वो पूछ रहा कितना आएगा। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लासेज में बताया था कि जो हमारे पास जो एस एन यानी बोलते योग निकाला कि जो फॉर्मूला वो होता है हमारे पास एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है भाई, एन होता नंबर ऑफ टर्म, ए होता फर्स्ट टर्म और डी होता कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया दिया देखो भाई, देखो सबसे पहले समझ लो भाई, हमारे पास जो ए है, ए क्या होता है भाई फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो कि क्या भाई 11 है। डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस जो कि ए टू माइनस ए वन यानी कि नेक्स्ट वाले में से पीछे वाला घटा दो केवल, किसी में से 3 में से 7 या 7 में से 11 भाई, 7 में से 11 घटेंगे आएगा -4। ये कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस वैसे पॉजिटिव होता है परंतु कॉमन डिफरेंस, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो -4 आया। ठीक है भाई, और हमारे पास जो टर्म है यानी एन है वो कितना भाई 15, 15 टर्म का ही तो पूछ रहे, 15 पदों का भाई, 15 पदों का। ठीक है, अब देखो एक अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना चाहूं, ऑप्शन से ही करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा। देखो तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपके क्या, कि जैसे हम आगे जाएंगे तो देखो हर बार 4 घट रहा तो आगे आएगा -1, फिर ऐसे -5, ऐसे हमारे पास बोले तो जो नेगेटिव टर्म्स है वो ज्यादा हो जाएंगी, यानी जो हमारे पास जो सम आएगा तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव को काट देगा परंतु हमारे पास नेगेटिव वाले नंबर बच जाएंगे, यानी जो सम आएगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। पर हम देख पा रहे हैं इस 4 ऑप्शंस में तो हमारे पास देखो ए और डी ये पॉजिटिव है, तो यानी ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता भाई हमारा, क्योंकि हमारे पास जो योग है वो तो नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर ज्यादा ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, अब एक चीज और देखो यहाँ से, अगर अगर आप यहाँ से समझ गए थे ना कि ये ए और डी तो आएगा ही नहीं, अब एक चीज और समझो, देखो यहाँ पे एन है और यहाँ पे बटे में 2 और एन कितना भाई हमारे पास 15, तो यहाँ 15/2 करेंगे हम, करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। अब 2 से तो 15 कटता नहीं है, यानी यहाँ पे जो नंबर रहा हुआ इसको सॉल्व करने के वो 2 से कटा होगा, तो हमारे पास जो 15 है यानी कि हमारे पास जो नंबर होगा 15 का मल्टीपल होगा, अगर 15 का मल्टीपल तो इसका मतलब क्या, यूनिट डिजिट 5 रहा होगा, यूनिट डिजिट का रहा होगा 5, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट का डिजिट 5 ही आता है। तो हमको ये देखना कि इन दोनों में से यूनिट डिजिट 5 किसका है, यूनिट डिजिट 5 किसका है। तो आप देख पा रहे देखो भाई यहाँ 352 यहाँ पे 255, तो यूनिट डिजिट उसका क्या 5, तो हमारे पास ऑप्शन जो ये है ना बी यही सही है। इसको समझे आप नहीं समझे, हो सकता है कि कुछ बच्चे ना समझे हो, चलो मैं अब इसकी डिटेल करा देता हूं कैसे करेंगे। देखो ये तो हमको पता चल गया भाई, जिनको ये ऐसे समझ में आएगा वो बहुत बेस्ट तरीका है उसका। ठीक है, आइए अगले इसी को करते देखो 2a। अब देखो a क्या भाई 11, 2 × 11 प्लस n-1 यानी बोलो 15-1, डी कितना भाई -4। अब देखो इसको सॉल्व करो भाई, 15/2, देखो 11 दूनी 22, 15 में से गया तो भी 14 और 14 गुना -4, तो ये एक्चुअली -56 आएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, केवल -56 आएगा। ठीक है, -56, क्योंकि 14 पॉजिटिव रहेगा, 15 में से कटेंगे तो 14 आएगा भाई, तो -56। ठीक है भाई, तो देखो यहां से देखो 15/2, अब देखो प्लस माइनस माइनस और 56 में से आप 22 घटाएं तो कितना आएगा भाई, वैसे देख लो आप, देखो 4 और 3 ये आएगा 34, कितना आएगा भाई 34, -34। ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 से काटेंगे 34 को, ये आएगा भाई 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 यानी -17, यानी 15 गुना -17 हमारे पास ये आ गया भाई। अब इनको सॉल्व कर देखो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ठीक है भाई, और 15 एकम 15, 15 एकम 15 और हासिल कितनी भाई 10, क्योंकि 105 है ना, तो कितना आ जाएगा भाई 25। ठीक है, और साइन माइनस का कितना आएगा 255, 255 माइनस का। ठीक है भाई, तो देखो यही आया ना -255। ठीक है भाई, अगर उनको जिन बच्चों को पहले वाला समझ में आ गया वो तो बहुत थोड़े से एडवांस है, अब उनके लिए नहीं, तो जिनको समझना है उनके लिए यही तरीका। ठीक है भाई, आसान है, कर पाओगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, ध्यान से देखना भाई सभी। देखो क्या कह रहा हूं हमसे कि यदि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता। अब देखो हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण है भाई, ये वाला।
ये ना क्या भाई हमारे पास एक द्विघात समीकरण। अब देखो एक समझ लो, द्विघात जो समीकरण होता है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो पता कंप्लीट कैसे होती है कि हम किसी भी द्विघात समीकरण को ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण मतलब पहले क्या, तो ये समझ लो कि दो घात यानी दो पावर होगी मैक्सिमम। तो देखो वेरिएबल पावर मैक्सिमम 2 है, और कंडीशन होती है क्या कि जो जिसकी पावर हाईएस्ट 2 है वो नॉन जीरो होगा, यानी बोले तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा ना, तो 0 × x², तो ये जीरो ही हो गया। यानी बोलते x² बाई टर्म तो गायब। अब जो x² ही गायब हो गया तो द्विघात समीकरण किस बात का भाई, तो द्विघात समीकरण तो नहीं बना। अब इसका मतलब यहां तो केवल bx बचेगा। इसलिए कंडीशन होती है कि जो हमारे पास जो x² का जो कोफिशिएंट है, x² जो गुणांक है वो जीरो नहीं होगा भाई। यानी हमारे पास ये तो कह रहा कि तो a का मान नहीं हो सकता। तो देखो एक ही जगह आप 1 रखो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह 2 रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह 3 रखो -3 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे x² तो बना ही रहेगा। परंतु जैसे हम जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो, तो ये क्या करेगा, इस x² को ले जाएगा अपने साथ। तो अपने साथ x² को ले गया तो द्विघात समीकरण तो बच्चा ही नहीं है। तो इसलिए कंडीशन होती है भाई a जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर जीरो नहीं होगा। समझे? आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आओ भाई अब आ जाए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी। ये क्या नाम से कि राम 10,000 रुपए का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उस वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि वो साधारण ब्याज की कर रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ना तो उसने साधारण ब्याज बोला ना चक्रवृद्धि ब्याज बोला। तो जब भी हमारे पास सिंपल ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उसमें ना अगर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया तो हम उसको मानेंगे साधारण ब्याज का। वैसे तो इसमें पता भी चला कि 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज है वर्ष के अंत में, ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो। तो राम 10,000 रुपए लेता है, 7.5 है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है बोलते मूलधन है, मूलधन है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या होगा भाई 10,000, ठीक है भाई। और हमारे पास जो रेट है यानी दर है वो क्या होगी भाई, कितनी दर से ले रहा भाई ब्याज, 7.5, 7.5% की दर से भाई, ठीक है। और कितने वर्ष में देना भाई इसको, उस वर्ष के अंत में, उसी वर्ष के अंत में, तो यानी 1 साल की बात कर रहा है। तो समय कितना भाई, तो समय है दोस्तों 1 वर्ष, यानी टी वो है 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। देखो क्या होता है भाई, SI सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का भाई, देखो P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, ये होता है भाई। तो देखो पुट करते हो सीधा निकालते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या भाई 10,000 गुना रेट, रेट कितना भाई 7.5, टाइम कितना ले रहा भाई 1 वर्ष में देना है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा भाई 100, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अब देखो जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी जीरो लगेगा। आपको पता है ना पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो लगता है नीचे, ठीक है। तो आप देख पा रहे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर आ गया 10 गुना 75, तो ये कितना बना भाई, एक जीरो लग जाए पीछे, पिछे के 750। तो उसको कितना पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, यानी 750, यदि वो 10,000 रुपए 7.5% की दर से लेता है ऋण, ठीक है। तो उसको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा इस वर्ष के अंत में, 750 रुपए ब्याज के रूप में, ठीक है। देखो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, देखो क्या भाई, देखो क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा देखो कि यदि tan a बराबर 1/2 है तो, 2 बार रिपीट हो गया भाई, 1 बार, ठीक है। तो cos a का मान है, cos a का मान है, देखो क्या कह रहा है, जो tan a है वो भाई हमारे पास 1/2, और पूछ क्या रहा है cos a, cos a की वैल्यू क्या है। अब देखो इसको निकालने के लिए हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेसिक है उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और जानते हुए देखो भाई वो हम कॉन्सेप्ट के रूप में यूज करेंगे। देखो देखो यदि ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, और यहां पे यदि एंगल बन रहा है, एंगल यहां पे बात कर रहा हूं वो ए की, तो मैं ए यहां मान रहा हूं, ठीक है भाई।
तो अगर एंगल ए यहां पर है तो मैं इसको थोड़ा इसे को कह रहा हूं भाई बी, इसको बोल रहा हूं मैं बी और इसको बोल रहा हूं मैं सी भाई, ठीक है। तो देखो एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, बोलो तो लंब यानी कि एल, ठीक है, लंब, ठीक है भाई, ये होगा लंब। और जिस मतलब बेस जिसे साइड पे एंगल बन रहा है वो होता है आधार, यानी बोलो तो ए बोल रहा हूं मैं आधार। और जो ये साइड होती है जो सबसे बड़ी होती है वो होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण यानी के, कर्ण, ये होता है भाई, ठीक है। और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे पास, देखो साइन कॉस टेन, ठीक है। अब इसको हम कैसे इस रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, देखो एक याद रखना, लाल एल ए लाल बटे कक्का के ए, और नीचे सी एस सी, देखो सोना एस सी टी, यानी बोलते इसको याद करने के लिए रख सकते हम सोना चांदी तोले, ठीक है। तो देखो एस का मतलब तो पता क्या है, एस का मतलब है साइन, एस का मतलब क्या है भाई साइन, और सी का मतलब है कॉस, और टी का मतलब है टेन, ठीक है। और एल का मतलब समझ गए आप लंब, और ए का मतलब आधार, और एल का मतलब लंब, और एक के फॉर कर्ण, और ठीक है भाई। अब इस सी का मतलब पता क्या होता है, इस साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोसेक, ठीक है भाई। और कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है भाई कॉट। तो आप इसी से याद रखना, ठीक है। देखो इसका अगर हम साइन की बात करें तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो हमारे पास पास दे क्या रखा है टेन ए, यानी टेन की बात कर, टेन मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी यहां हमको दे रखा एल, ये क्या दे रखा भाई एल लंब बटे आधार, ए फॉर आधार, है कि नहीं। अब देखो यहां से भाई लंब हो गया कितना भाई एक, और आधार 2 यूनिट मान लो, ठीक है। तो देखो ये तो अगर हमारे पास एल हमारे पास कितना भाई, लंब कितना भाई हमारे पास एक, ठीक है, ये एक है, और आधार कितना भाई 2 यूनिट, यानी ये हमारे पास क्या दो। तो क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं, देखो यदि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास पीजीटी से हम कर्ण निकाल सकते हैं, जो क्या होता है भाई रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बोलो तो चलो मैं ए लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस लंब यानी एल का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे क्या, ये देखो भाई रूट ऑफ आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना दो, उसके अकॉर्डिंग तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर एक आएगा भाई। तो ये हमारे पास क्या है रूट 5, ठीक है। ये अगर रूट 5 यानी हमारे पास जो कर्ण के है वो आए रूट 5, यदि लंब 1 यूनिट है और आधार 2 यूनिट है तो। और देखो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कॉस ए, क्या पूछ रहा है भाई कॉस ए, और कॉस ए पूछ रहा तो कॉस क्या होता है भाई, यहां से देखो डायरेक्ट आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना भाई 2 यूनिट, और अभी हमें कर्ण कितना निकाला भाई, इसके लिए माफी ये तो एक्चुअल सॉरी ये ए इसके लिए, ठीक है, ये मत समझिए के एक्चुअल में, ठीक है, क्या ये के है, ठीक है, ये आधार नहीं है के है। तो कर्ण कितना भाई रूट 5, ठीक है। तो कॉस इक्वल क्या होगी 2/√5, ठीक है। अगर ऐसे आपसे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री से पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, समझे बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके आधार पे क्वेश्चन, ठीक है भाई। आशा करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भी हमारे पास। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा हूं कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20 इज, एक बार हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात है। देखो ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात है वो हमको बताना है। अब देखो एक बात समझ लेना, ये तो आपको पता ही होगा कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है, और जो ये एक्चुअल में एलसीएम होता है वो एचसीएफ का कुछ मल्टीपल होता है, यानी एलसीएम में एचसीएफ होता ही होता है। जब भी आप रेशियो लेंगे तो आप इनको कैंसिल आउट करोगे, और यहां पे वो जो नंबर आएगा इसको पूरी तरह से काटेगा और यहां पे एक आ जाएगा, ठीक है। जब पूरी तरह से काटते तो क्या जाता है एक, यानी हमारे पास जो सेकंड रेशियो होगा वो क्या होगा 1, क्या होगा दोस्तों 1। और हम ऑप्शन में देख पा रहे देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 है, तो एक तो केवल डी वाला ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डी ही उत्तर सही हो जाएगा डी वाला,
ठीक है, अब देखो इसको चेक कर लेते हैं कि डी होगा, वो बेसिक से एकदम बिल्कुल। आइए देखो, तो देखो 5, 15 और 20 का निकालना। देखो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं भाई पहले। 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होगी भाई, और 15 की 3 गुना 5। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो ना, तो 20 की क्या होगी भाई देखो, चलो इसके लिए बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 20 लिखते और ऐसे करते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे प्राइम नंबर सीखते और छोटे से छोटा, सबसे छोटा क्या था 2 से स्टार्ट करते, देखो भाई। तो 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से भाई, 2 पंजे 10, फिर 5 से। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है भाई देखो, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुना 5, ठीक है भाई। देखो 5 की पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और 3 की पावर 1। देखो हमारे पास एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है भाई, हम एलसीएम कैसे, देखो एलसीएम में क्या होता है, जो हमारे पास जो कॉमन नंबर होते हैं उनकी तो लीस्ट पावर, क्या भाई लीस्ट पावर। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है 5, तो उसकी एक पावर 1, तो वो आ जाएगी 5 की पावर 1 ही, ठीक है। और जो बाकी जो नंबर बच के, वो सभी, उन सभी की जो पावर है वो सब आ जाएगी। देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो यहां से देखो हमारे पास 5, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, तो आप देख रहे हैं 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो तो आ गया 60। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें कॉमन फैक्टर, तो आप देख पर केवल 5 है, क्या भाई केवल 5 है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, केवल कॉमन फैक्टर देखते हैं, ये वाला 5 है, क्या दोस्तों 5। अब देखो भाई, तो हमारे पास जो एचसीएफ वो तो 5 ही आ गया। देखो एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 5, तो हमारे पास देखो रेशियो क्या आएगा, देखो भाई ये 60 और ये 5। देखो मैंने बोला था ना भी आपसे कि हमारे पास एलसीएम वो एचसीएफ से बड़ा होता है, ठीक है भाई, या बराबर होता है, ठीक है, वो नंबर के आधार पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैंने बोला था ये एलसीएम इसी का एक मल्टीपल होता है। अब हम देख पा रहे, देखो 5, 60 को कितनी बार कर, देखो 5 एकम 5 और ये एक बचा फिर 0, तो 5 दूनी 10, और ये पूरी तरह से काटा 1 आ गया। आया कि नहीं आया, समझे इस बात को भाई, ये हमारे पास क्या आया 12:1। क्लियर सभी को। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए और हम यदि लगा पाए कोई ट्रिक, तो जरूर लगाए दोस्तों, ठीक है। तो देखो मैंने आपको केवल 5 सेकंड में वो उत्तर बता दिया था, ठीक है। अब इसको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करके भी समझ लिया, ठीक है। सही है इस तरह से हमारे पास, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते भाई, ठीक है। आओ भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर नहीं आती तो दोस्तों देखो, देखो क्या है ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। पहले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, क्योंकि जो नई वर्ड है ना, ये कई बार ना बच्चों के नंबर कटवा देता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका नहीं कटे, तो इस नई पे जरूर ध्यान देना भाई। अब जी के जीएस में भी ध्यान देते होंगे, इस नई पे जरूर ध्यान दें कि नहीं है। अब देखो पहले समझ लो अपरिमेय संख्या क्या होती है। दो टाइप की संख्या होती है हमारे पास, क्या मैं बात करूं तो जनरली, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिला के तो क्या बनता भाई, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, अगर मैं बात को पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो ये तो लिखा सकता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो क्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉन जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो ही हो, ठीक है, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यानी दोनों इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो, प्लस क्या माइनस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कंप्लीट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो तो √5 है, तो √5 है इस वाले पहले वाला ऑप्शन में, तो √5 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो रूट से तो बाहर आ ही नहीं पाएगा। आप ये भी समझ लें, तो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, वही अपरिमेय, वही क्या अपरिमेय, ठीक है। तो ये तो अपरिमेय है, ये वाला अपरिमेय है, ठीक है भाई, ये मान लिया। अब देखो जो बी है, अब बी में ऊपर क्या √9, तो √9 तो बाहर आ सकता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 3 का होता है भाई, तो 3/4। देखो 3/4 इस फॉर्म में है, दोनों इंटीजर 3 भी और 4 भी कंप्लीट है, तो वो क्या हमारे पास परिमेय है, ये अपरिमेय है। और √11, क्या √11 बाहर आ सकता है, तो आप कहेंगे सर √11 हमने तो आज तक देखा नहीं, तो अब कैसे आ जाएगा भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये रूट भी बाहर नहीं आ सकता, यानी ये हमारे पास ये भी एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अब देखो क्या √15 बाहर आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि √15 का मतलब क्या भाई 3 गुना 5, और रूट से बाहर आने का तरीका भाई
जोड़ा बना के आए, तो जोड़ा तो बन ही रहे, तो भार तो आ नहीं पाएगा। अगर जो भार नहीं आ पा रहा रूट से, वही क्या अपरिमेय, ये समझ लो आप। तो देखो ये भी अपरिमेय, परंतु हमसे क्या कह रहा कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो देखो हमारे पास जो ये 3/4 ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन जो बी है ये सही होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज एक तरीके से दे सकता था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तब भी हमारे पास वही ऑप्शन बनता। ठीक है, समझे? तो नंबर सिस्टम आप समझ गए होंगे, देखो परिमेय और अपरिमेय, कोई दिक्कत किसी को भी? आइए दोस्तों आप अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी। ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। एक बार हिंदी में पढ़ लो क्वेश्चन क्या हमारे पास, कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक रेक्टेंगल है, क्या एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की लेंथ ये एल है और ये ब्रेथ है बी, और क्या कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो चौड़ाई से एक, यानी कि बोल दो लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यानी बात करें तो हम, ये ब्रेथ है, अगर इसमें एक जोड़ दे तब हमारे पास लेंथ आती है, लेंथ बराबर बी प्लस वन। समझे बात को? अब देखो और क्या कह रहा है इसको, परिधि, परिधि मतलब बोलते परिमाप। ठीक है, परिधि परिमाप बोले एक ही बात है। ठीक है भाई, परिमाप जो इसका वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो देखो हमारे पास जो परिमाप, देखो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया, जो हमारे पास आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है भाई, 2 टाइम्स ऑफ। देखो परिमाप का मतलब पता है एक्चुअल में क्या, किसी भी फिगर का परिमाप निकालने का मतलब सीधा सा समझ लेना क्या, कि आप उस फिगर के चारों तरफ एक राउंड लगाइए और ये देखिए आपने टोटल लेंथ कितनी चली है। तो देखो मान चलो मैंने यहां से राउंड स्टार्ट किया और मैं इस तरफ गया एल, तो एल लेंथ चली मैंने, ठीक है भाई। अब यहां से देखो ये बी है तो ये भी बी होता है, समझते हैं ना आप? तो यहां से यहां आएंगे भाई, तो आपने बी लेंथ चली, ठीक है। फिर यहां से यहां आएंगे, ये फिर आपने क्या चली एल, ठीक है, प्लस एल कर दो भाई। फिर यहां से वहां गई भाई, यहां से यहाँ, ठीक है। तो ये चलिए आपने फिर से बी, यानी 2 बार एल चला 2 बार बी चला, यानी बोल 2L प्लस में 2B। जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन, तो आपके पास आएगा एल प्लस बी। समझे बात को? ये होता है पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का मतलब है कि उस फिगर के चारों तरफ आप एक बार रोटेट कर जाओ, यानी घूम जाओ, और जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करोगे वही उस फिगर का परिमाप होगा। तो इस फिगर का परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, जो कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 14 सेंटीमीटर है। कितना भाई, 14 सेंटीमीटर है। और पूछ रहा क्षेत्रफल बताओ भाई। देखो तो देखो 2L, अब देखो L की जगह क्या हुई, बी प्लस वन, और बी की जगह बी। भाई मैं एन की जगह क्या रख दिया, बी प्लस वन, और बी की जगह बी रख लिया, बराबर 14। अब इसको सॉल्व करने, देखो 2 तो डिवाइड में चला जाएगा, देखो बी और बी, 2B प्लस वन। अब आप 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, देखो भाई ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास देखो 2B बराबर आ गया, देखो प्लस वन है, राइट साइड में ट्रांसपोज करने, देखो 7 माइनस 1 होगा भाई। समझे? अब बी चाहिए केवल, तो 2 बटे में, देखो 7 में से क्या, तो 6/2। तो ब्रेथ आ गया हमारे पास 3, कितने आ गए भाई 3, यानी ये आ गया हमारे पास 3। अब देखो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 1, ये होगी हमारे पास 4, यानी हमारे पास लेंथ है 4। कितनी है भाई, 4। ठीक है, समझे बात को भाई? अब देखो L 4 आ गई और B 3 आ गई, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो यही बता दो भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, L इंटू बी। तो देखो लेंथ कितनी है भाई, 4 गुना 3, देखो 4 तिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे भाई? एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। समझे? कोई दिक्कत किसी को भी? आसान एकदम, बेस्ट तरीके एकदम बिल्कुल। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ऑप्शन देख लो पहले एक बार, कौन सा ऑप्शन, सी एकदम, ठीक है भाई, ऑप्शन में देख लो, ठीक है। तो सी वाला हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो भाई अब अगले क्वेश्चन पे, देखो लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का दोस्तों। अब देखो जो कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, क्लियर करेगा। देखो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा हमसे कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। यानी त्रिभुज क्या है वो, देखो यानी त्रिभुज किस टाइप का होगा। देखो सबसे पहले
एक में मान चलो मुझे नहीं पता ट्रायंगल का जो टाइप है वो कैसा है, वो क्या देखो क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटर या ऑब्ट्यूज, यानी बोल अधिक कोण, समकोण या समबाहु या समकोण या सम द्विबाहु। तो देखो मैंने मान लिया मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, इनको ये कोई त्रिभुज है भाई, ठीक है। और ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलो ये कह रहा है कि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो मैं कह रहा हूं देखो ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला है वाई और ये वाला है जेड, और मैं कह रहा हूं ये वाला कोण एक्स बराबर है दो कोण के योग के, यानी योग मतलब वाई प्लस जेड। यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे। अब इसके आधार पे देखते हैं, देखो अब हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का, इंटीरियर कोनों का जो योग है वो 180 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड वो होगा 180। अब देखो x तो अपनी जगह ठीक है भाई, y प्लस जेड की वैल्यू क्या भाई हमारे पास x ही है, तो ये x आ गया इसकी जगह, तो बराबर 180। भाई यहां से देखो x और x 2x बराबर 180। अब देखो यहां पे x निकालें तो आपके पास क्या देखो 180 बटे 2, अब 2 से काटेंगे आएगा भाई 90, कितना आएगा भाई 90। यानी हमको पता चले जो x है यानी ये वाला एंगल वो 90 डिग्री है भाई, कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब देखो ये पता चल गया यदि एक एंगल 90 डिग्री है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो जाता है तो उस ट्रायंगल को हम नाम देते राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों, ठीक है, जो कि क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर। देखो भाई तो हमारे पास इस गिवन कंडीशन के आधार पर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा भाई, ठीक है, राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समझे इस बात को। अब देखो मैं और ऑप्शंस है ना उनको भी डिफाइन कर देता हूं। एक्चुअल में हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो क्या होता है भाई, यानी समद्विबाहु, यानी इसमें क्या होंगे हमारे पास यदि कोई ट्रायंगल होगा ना उसमें दो साइड बराबर होंगी, यानी ये वाली और ये वाली। देखो वैसे फिगर में ही नाम छुपा हुआ समद्विबाहु, इसलिए देखो हिंदी हिंदी में मीनिंग समझना बहुत आसान होता है, इंग्लिश में से कोई नहीं बता सकता कि इसमें दो साइड होंगी और वो बराबर होंगी। देखो सम का मतलब क्या होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तीन साइड वाला, यानी उसमें तीन साइड वाले त्रिभुज में दो साइड बराबर होंगी, क्या होंगे दो साइड बराबर, तो ये होगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बता दिया इक्विलेटर। देखो इंग्लिश देख के कोई नहीं बता सकता कि इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होगा। देखो समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज, त्रिभुज की समान भुजा, यहां तो दो कह रहा तो दो बराबर है, यहां पे सम यानी सभी बराबर, यानी यहां पे जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा वो होगा जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है भाई, तीनों साइड्स क्या बराबर, उसको क्या बोलेंगे हम समद्विबाहु, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो 90 से बड़ा हो, यानी इसमें क्या होगा भाई हमारे पास जो ये एक एंगल होगा ये जो हमारे पास होगा ये 90 से बड़ा होगा भाई, बड़ा एक एंगल इसमें 90 से भी बड़ा है तो वो कौन सा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण में क्या होता है भाई तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। राइट एंगल में डिस्कस कर लिया, एक और बच गया, कौन सा बच गया स्केल एंड ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है अलग अलग, ठीक है। समझे इस बात को, तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर होगा एकदम बिल्कुल आप, ठीक है। चलो मैं लिखवा देता हूं एक बार यहां पे ये वाला स्केल एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल बोले तो विषम बाहु, ठीक है भाई समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है हमारे पास तीनों साइड अलग अलग होती हैं, तीनों साइड्स क्या होते हैं ये अलग और ये अलग, ठीक है। अभी क्या बचे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है भाई, जिसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है हमारे पास जिसमें तीनों जो एंगल्स है वो लेस देन 90 हो, क्या हो एक्स वाई और जेड तीनों क्या होंगे भाई 90 से छोटे, क्या होंगे भाई 90 डिग्री से छोटे।
जेड भी भाई। समझ इस बात को भाई। तो ये हमारे पास क्या, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमारे पूरा ही ट्रायंगल के जो टाइप्स है वो क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ भाई आपको ये सेशंस और ये प्रैक्टिस सेट के जो सेशन है आपको पसंद आ रहे हो दोस्तों, और ये आपकी तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे दोस्तों। और मैं इसी तरह ये आपको प्रैक्टिस सेट चलाता रहूँ दोस्तों। ठीक है, बस आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आपके सिलेक्शन में जो मैथमेटिक्स का एक भी नंबर है ना वो कट नहीं दूंगा दोस्तों। 100% आप स्कोर करके आओगे मैथ में, अगले दिन से जुड़े रहो दोस्तों, बस विश्वास करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।